सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी रूम लर्न नोटा। तो हमने पिछली वीडियो में अपना फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्शिया, मास, मोमेंटम, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, इतना सब कुछ हमने पिछली क्लास में कर लिया था। तो हम इस क्लास में करने वाले क्या है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोशन। और इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको समझा दिया था। अगर आपको नहीं पता तो पहली वीडियो आ जाएगी, देख लीजिए, छोटी सी वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of the force x. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. तो देखिए बोल रहा है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के एंड टेक्स प्लेस इन द अप्लाइड फोर्स। मतलब जो चेंज इन मोमेंटम आएगा और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स एक्ट करेगा और वो जो चेंज इन मोमेंटम आया है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। अगर परपेंडिकुलरली लगाया जा रहा है तो परपेंडिकुलरली लगेगा, डाउनवर्ड लगाया जा रहा है तो डाउनवर्ड लगेगा, साइडवर्ड लगाया जा रहा है तो साइडवर्ड लगेगा। आपके पास एक कार्टून है, आप कार्टून ले लीजिए, राइट। अब देखिए कार्टून ये कहना क्या है, आपको अलग अलग एंगल से अपने हाथ से फोर्स लगाना है। तो जिस भी एंगल में आप लगाओगे फोर्स उसी डायरेक्शन में वो कार्टून मूव करते हुए नजर आएगा आपको, राइट। नाउ हमारे पास चार फोर्सेस हैं, 1 2 3 4। अब देखिए किस कंडीशन में फोर्स लगेगा तो नहीं मूव करेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पहले वाले में, और किन डायरेक्शंस किन फोर्सेस पे एक्ट करेगा, ये मूव करेगा हमारा कार्टून 2 3 4 पे। तो देखिए 2 पे देखिए डाउनवर्ड लग रहा है तो थोड़ी देर रुक के ये मूव करेगा, चले आगे मूव करेगा। फिर तीसरा सीधा लग रहा है तो सीधे मूव करेगा, परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स। फिर फोर्स वाले में थोड़ा नीचे से लग रहा है तो थोड़ा सा आगे घिस के चलना शुरू करेगा। मतलब कि यहाँ पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा ये हमारा, राइट। अब मैं इस साइड से इसको फोर्स लगाऊंगा तो पीछे की तरफ जाएगा, बोर्ड के अंदर की तरफ, और मैं अंदर की तरफ से करूंगा तो बोर्ड की बाहर की तरफ आएगा, है कि नहीं। ये आपको घर पे आपका होमवर्क करना है। ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इक्वल टू ma बताया जा रहा है। डायरेक्टली मतलब यही सब कुछ निष्कर्ष निकल के आने वाला है, F इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma क्या है, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए चेंज इन मोमेंटम मैंने आपको पिछली बार बताया था। Force is directly proportional to change in momentum and takes place in the direction of applied force. Directly proportional to mv minus mu. So F equals to mv minus u upon t. देखिए हमने क्या किया, F इक्वल टू हमने m को कॉमन ले लिया, v minus u upon t, और v minus u upon t क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। m इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये आ गया हमारा फोर्स, F इक्वल टू ma, ठीक। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस a relationship between force and acceleration. Newton's second law of motion also gives us a method of for measuring the force in terms of mass and acceleration. मतलब मास और एक्सीलरेशन के टर्म्स में हमको फोर्स निकालने का भी दे दिया जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। The acceleration produced in a body is directly proportional by the force acting on it and inversely proportional to the mass of the body. यानी कि एक्सेलरेशन क्या बोलता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इक्वल टू F अपॉन m। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द मास ऑफ द बॉडी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग अपॉन द बॉडी। तो ये रिलेशनशिप हमको निकल के आता है यहाँ से, राइट। और हमको एक कहते हैं कि मेजरमेंट का तरीका मिलता है जिसकी वजह से हम मास एंड एक्सेलरेशन की वजह से हम अपना फोर्स निकाल सकते हैं बॉडी पे कितना एक्ट हो रहा है, राइट। फोर्स जो है हमारा सेम रहने वाला है, लेकिन अगर हम मास को डबल कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कैसे, देखिए a इक्वल टू F अपॉन m, अगर हम मास को डबल कर रहे हैं तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर हम एक्सीलरेशन को डबल कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे मास 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। बात समझ में आई। यानी जो भी हम यहाँ पे करेंगे, नीचे जो भी ऐड करेंगे इसका आधा एक्सीलरेशन पे असर डालेगा, और जो भी हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन में ऐड करने वाला है उसका डबल हमको यहाँ पे दिखने वाला है, राइट। ये एक्स्ट्रा आपके क्वेश्चन में आता है।
कि अगर हम मास को डबल कर दिए तो एक्सीलरेशन पे क्या असर पड़ेगा, एक्सीलरेशन को हाफ कर दिए तो मास पे क्या असर पड़ेगा, अगर हम इसको 3 टाइम्स मास कर दे रहे हैं तो हमारा एक्सीलरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक्सीलरेशन 1/3 हो जाएगा। अगर हम 3 टाइम्स ऑफ द मास करते हैं तो 1/3 हो जाएगा एक्सीलरेशन। अगर हम 9 टाइम्स कर देते हैं मास को तो हमारा एक्सीलरेशन के ऊपर क्या डिपेंड पड़ेगा, ठीक। अगर हम मास को 9 टाइम्स करते हैं तो देखिए क्या होता है, 9 एंड हमारा क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक। 3 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन सबको याद रखनी पड़ेगी। तो क्या कैसे होता है, क्या कैसे नहीं होता है। अब देख लीजिए हमारे डेली लाइफ एग्जांपल्स में कुछ होते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि एक क्रिकेटर जब आती है बॉल कैच करता है, राइट, तो कैच करते हुए आपने देखा होगा बड़े ही समझदारी से वो कैच करता है। कैसे कैच करता है, वो कैच करते हुए अपने हैंड को पीछे की तरफ लेके आता है, बैकवर्ड लेके आता है। कैच डायरेक्टली आता है तो अपने हाथों में नहीं लेता है, वो हल्का सा उसको पीछे खींचता है। पीछे खींचने का उसका क्या मकसद है, क्या रीजन है, वो साइंस अप्लाई कर रहा है। उसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है। कैसे पता है, देखिए जब अगर डायरेक्टली वो अगर हाथ में कैच लेता है तो उसके हाथ इंजर्ड हो जाएगा, क्योंकि उस बॉल के पास बहुत ज्यादा हाई स्पीड है और उसका मास तो है ही हैवी। तो हैवी मास और हाई स्पीड होने की वजह से उसके पास बहुत ज्यादा मोमेंटम है, इट हैज अ लार्ज मोमेंटम, सो इट कैन कॉज इंजरी टू द कैचर। कैचर के हाथ में इंजरी आ सकती है। तो पीछे अपना जब हाथ लेता है तो उसकी वेलोसिटी कम कर रहा होता है, एक्चुअली उसकी वेलोसिटी कम होने की वजह से वहां पे उसका मोमेंटम कम होता है, क्योंकि हमको मास और वेलोसिटी में से दोनों में से एक चीज कम करनी है जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम कम हो जाए। तो मास तो सेम ही रहने वाला किसी ऑब्जेक्ट का, वी कैन नॉट रिड्यूस द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वी कैन ओनली रिड्यूस द वेलोसिटी। हम सिर्फ वेलोसिटी के साथ कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज कर देंगे उस ऑब्जेक्ट की जो हाई स्पीड में आ रही हो। जब हाई स्पीड में आती है बॉल तो हाथ पीछे कैचर लेता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और वहां पे उसको लेस इंजरी होती है या फिर ना नेग्लिजिबल इंजरी होती है, ना बराबर इंजरी होती है, ठीक। तो ये सब कंडीशंस होती हैं। अब देखिए हमारे जब हाई जंपर होता है, वो कूदता है, जंप करता है, तो जहां वो जंप करता है वहां पे हमारी बहुत ही सॉफ्ट सीट्स होती है या फिर वहां पे हमारा रेत होता है। रेत क्यों होता है, रेत इस वजह से होता है क्योंकि वहां पे जब वो जंप करता है डायरेक्टली, अगर वो हार्ड ग्राउंड पे जंप करेगा तो उसको इंजरी आएगी। उसका मास है और जब ऊपर से जंप कर रहा है तो वो 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से नीचे आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, राइट। तो क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा लार्ज हो जाएगा और वो डायरेक्टली ग्राउंड हार्ड सरफेस कांटेक्ट में आता है तो उसको इंजरी होगी, उसके लेग्स टूट जाएंगे, राइट। तो वहां पे हमारा रेत बिछाया होता है या फिर सॉफ्ट सीट्स होती हैं जिसपे वो लैंड करता है और वहां पे लैंड करने के बाद उसका मोमेंटम क्या होता है, वो सॉफ्ट सीट्स पे या फिर रेत पे क्या होता है, वो हल्का सा नीचे धंसता है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती है और उसको लेस इंजरी आती है, राइट। तो ये रीजंस होते हैं हमारे, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। तो हम मास को कम नहीं कर सकते हैं, वेलोसिटी कम करते हैं, राइट। तो अब चलिए, ये तो हमारा हो गया एग्जांपल्स। यहाँ पे क्वेश्चंस हम इसके अगले कोई वीडियो में करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, बहुत सिंपल है। जब किसी भी के ऊपर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक्शन दिखाएंगे तो सामने से हमको रिएक्शन जरूर मिलेगा, राइट। यहाँ पे गांधी जी वाला रूल नहीं चलने वाला है कि कोई एक थप्पड़ अपने गाल पे मारे तो दूसरा भी गाल उसको मार खाने के लिए आगे कर दो। यहाँ पे वैसा नहीं होता है। अगर तुमको कोई एक थप्पड़ मारे तो सामने से एक रिएक्शन जाना चाहिए, तुम भी उसको एक थप्पड़ मारो, राइट। यहाँ पे साइंस ये चीज हमको बताती है, ये थप्पड़ जो तुमको मारे मैं नहीं बताता हूँ, साइंस बोलती है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक झपड़ सामने वाला मार रहा है, तुम्हें भी एक झपड़ उसको मारना है, राइट। ये चीज बता रहा है साइंस। अगर देखिए मैं इस दीवार को पुश कर रहा हूँ, इस वॉल को पुश कर रहा हूँ, इस वॉल को पुश कर रहा हूं, तो ये मुझे सामने से उतना ही रिएक्शन दे रहा है जिसकी वजह से मैं इसको हिला नहीं पा रहा हूं। वहीं पे आपके पास एक कोई सामने से स्टिक खड़ा कर लीजिए और पीछे कोई सपोर्ट ना हो, उसको आप हल्का सा पुश करोगे नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि सामने से उसको रिएक्शन देने के लिए कुछ नहीं था और उसका रिएक्शन भी जो था बहुत नेग्लिजिबल था। आप दीवार को पुश करके देखिए, कार को पुश करके देखिए, बस को, ट्रक को पुश करके देखिए, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका रिएक्शन फोर्स आपको नहीं पुश करने दे रहा है। जब तक उसका जो रिएक्शन फोर्स है उसको आप ओवरकम ना करो, जब तक आप रिएक्शन को ओवरकम नहीं करोगे तब तक उसको पुश नहीं कर पाओगे, राइट। और रिएक्शन दे कौन रहा है, उसका मास ऑफ इनर्शिया, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब ये मास ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाउ मास इज रिलेटेड टू द इनर्शिया, कैसे इनर्शिया से मास डिपेंड करता है, कैसे वो होता है कैसे नहीं होता है, तो सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, आप जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करने वाले हैं, टू एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, हमारे पास गन का एग्जांपल है।
जब हम राइफल लेते हैं या फिर पिस्टल लेते हैं, तो जब हम उसको फायर करते हैं तो क्या होता है, हमको एक झटका लगता है अपने कंधे पर, हमको झटका लगता है अपने कंधे पे। क्यों? क्योंकि ये उसकी जो बुलेट थी बहुत ही हाई स्पीड से निकलती है सामने से, और जब सामने से स्पीड निकलती है तो वहां पे एक्शन हुआ, ठीक, और पीछे क्या हुआ, मेरे कंधे में जो पीछे गया मेरा कंधा, रिक्वायर्ड हुआ बंदूक, तो क्या हुआ, वो हमारा यहाँ पे रिएक्शन था। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। तो मेरा कंधा यहाँ पे जो होता है हम लोग का काफी मजबूत होता है, तो उसको पीछे ढकेल देता है। अगर कोई नया लड़का जाए बंदूक ट्राई करने और उसको अच्छे से नहीं पकड़ रखा है, उसको टेक्निक नहीं पता है बंदूक पकड़ने की, तो उसका कंधा जो होता है टूट सकता है, राइट। यहाँ पे जो बोन्स होती हैं वो भी टूट सकती हैं उस झटके की वजह से। तो किसी एक्सपर्ट के नजरिए में हमको बंदूक चलाना पड़ता है, और उसके बाद ही हम वहाँ पे हमको सर्टिफिकेट्स मिलता है, लाइसेंस मिलता है बंदूक चलाने का, क्योंकि बहुत ही डेंजरस होते हैं ये। हल्का सा भी आपका निशाना मिस हुआ, हाथ हिला, तो किसी दूसरे की जान जा सकती है, राइट। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। उसके बाद एग्जांपल देख लीजिए, आपके पास जो प्रेशर पाइप होती है जिसमें बहुत ढेर सारा प्रेशर निकलता है पाइप से आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, राइट। तो उसमें क्या होता है, पानी बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ निकल रहा होता है, वहां पे भी क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा फोर्स के साथ निकल रहा होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हमको अपने हाथ से ताकत लगानी पड़ती है ताकि उस पाइप को हम पकड़े रहें, क्योंकि वहां पे एक्शन हो रहा है, पानी निकल रहा है और पीछे रिएक्शन दे रहा है वो, राइट। पीछे क्या दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है, जिसकी वजह से हमको उसको पकड़ना पड़ा है, संभालना पड़ा है, अदरवाइज वो इधर उधर ऐसे भागने लगता है पानी अपने फोर्स की वजह से। सेम इन द रॉकेट, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो पीछे से गैसेस निकलती हैं, पीछे से क्या होती है, गैसेस निकलती हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए। तो क्या होता है, वहां से निकलता है एक्शन उस गैसेस के थ्रू, और रिएक्शन हमको लगता है रॉकेट के ऊपर, राइट। गैसेस नीचे आती हैं, एक्शन लगाती हैं, रिएक्शन जो होता है ऊपर की तरफ लगता है, जिससे हमारा रॉकेट लिफ्ट अप होने लगता है, ऊपर ऊपर जाने लगता है, राइट। तो यही होता है, एक्शन नीचे हो रहा है, रिएक्शन ऊपर हो रहा है, और उस रिएक्शन फोर्स की वजह से हमारा रॉकेट क्या होता है, ऊपर उठ रहा होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ के बाहर निकल जाता है। मैंने आदित्य L1 के ऊपर वीडियो बनाई, चंद्रयान 3 के ऊपर वीडियो बनाई, और भी मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं इसका साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में, जहां पे साइंस अप्लाइड हो रहा हो, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक है। मोमेंटम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, P = mv। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम हमारा यहाँ पे पूरा बचने वाला है। कैसे बचने वाला है, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मोमेंटम कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि when two bodies act upon each other act another, so provided no external force their total momentum is being conserved, उनका टोटल मोमेंटम जो होता है कंजर्व रहता है। कैसे रहता है, एग्जांपल देखिए क्या है, ट्रक एंड कार के बीच में भिड़ंत होती है, कोलिजन होता है ट्रक एंड कार के बीच में। सो देखिए हमारे पास एक ट्रक है, एक कार है, ट्रक और कार का यहाँ पे मास m1 m2 है, इनिशियल स्पीड u1 एंड u2 है। वहां पे हमारा बिफोर कोलिजन का डायग्राम है, दोनों में कोलिजन हुआ, आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ट्रक है कार है, इनका टोटल मोमेंटम कंजर्व हो गया। कैसे कंजर्व हो गया, यहाँ पे इनका मास वही सेम ही रह गया, m1 m2, चेंज क्या हो गया, वेलोसिटी v1 वेलोसिटी v2, कार कंडीशन में v2 और ट्रक कंडीशन में v1, दोनों में क्या गए, चेंजेस आ गए। तो वहां टोटल मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। जो स्टार्टिंग में था वही एंड में है। देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे जो F1 फोर्स था वो कार के ऊपर लगा, और कार पे क्या हुआ, हमारा इनिशियल वेलोसिटी u2 से v2 फाइनल वेलोसिटी में चला गया, ठीक। जब हमारा फोर्स F1 जो लगा कार के ऊपर लगा, मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ट्रक ने कार को धक्का मारा, तो यहाँ पे पहला फोर्स कार के ऊपर लगा, फोर्स F1, और वहां से हमारा क्या हुआ, हमारा इनिशियल स्पीड ऑफ द कार u2 था, तो v2 में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो वही यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, v2 - u2/t, जो कि हमारा पहले ही था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमारा फोर्स क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, F = ma, हमने कैसे डिराइव किया। अब देखिए F1 = m2, क्यों m2, क्योंकि कार के ऊपर धक्का लगा है, यहाँ फोर्स कार के ऊपर लग रहा है, तो फोर्स F1 = m2, कार का मास क्या था, m2 था, तो m2 इनटू a की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, a हमारा क्या है, यहाँ पे v2 - u2/t है, तो हमारा यहाँ पे F1 = m2 इनटू हमारा क्या निकल के आ गया, v2 - u2/t। अब सेकंड कंडीशन में जो देखेंगे, सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में ये है कि हमारा F2 फोर्स, कार वाला फोर्स किसके ऊपर लगा, ट्रक के ऊपर लगा, ठीक। किसका फोर्स लगा, कार का फोर्स ट्रक के ऊपर लगा, F2। तो यहाँ पे F2 लगा ट्रक के ऊपर, u1 पहले था किसका, ट्रक की वेलोसिटी थी, किसमें कन्वर्ट हो गई, v1 में। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बना, v1 - u1/t, v1 - u1/t
F2 हमारा जो फोर्स F2 था इक्वल टू M1 क्यों, ट्रक के ऊपर फोर्स लग रहा है तो ट्रक का मास लिखेंगे, तो M1 जिसके ऊपर फोर्स लगेगा उसी का मास लिखेंगे, ठीक। तो M1 इंटू V1 माइनस U1 अपॉन T, तो हमारा ये निकल के आ गया यहाँ पे इजिली, देख लीजिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए F2 इक्वल टू M1 V1 माइनस U1 अपॉन T। तो अब यहाँ पे होता क्या है, हमारा F1 इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन का काम किया गया है, मोमेंटम का चेंजेस हुए हैं, तो एक फोर्स दूसरे फोर्स का नेगेटिव है, दोनों में सेम गलत हुई है, सेम फोर्सेस के साथ दोनों लड़े हैं, तो एक दूसरे का नेगेटिव होगा कोई एक, या फिर माइनस F1 के सामने माइनस लगाइए या फिर F2 के सामने माइनस लगाइए, बात आपकी इक्वल है। अब देखिए जब हम उसी को उतारेंगे F1 और F2 की वैल्यू जो हमने निकाल रखी है यहाँ से उसको पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो दोनों की F2 के सामने मैंने माइनस लगाया है, वही माइनस नीचे आ जाएगा। अब दोनों के सामने यहाँ पे इसके सामने माइनस लगाया F2 के सामने, तो हम इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे सॉल्व करेंगे, आपको आता है अच्छे से कैसे करना है, तो यहाँ पे उसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, राइट। ये आपका निकल के आ गया जो कि हमारा यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द कार एंड ट्रक इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द कार एंड ट्रक। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। आई होप कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए एग्जांपल से जरिए समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जांपल कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, हमारा जब एक जेट एरोप्लेन काम करता है, कैसे काम करता है, उसकी आपने देखा होगा 4 वहां पे विंड्स लगी रहती हैं, टरबाइंस, विंड टरबाइंस लगी रहती हैं जो हवा को बहुत तेजी से फेंकती हैं, राइट। क्या करती हैं, हवा को फेंकती हैं। तो जो विंड टरबाइंस होती हैं वो हवा को बहुत तेजी से फेंकती हैं, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स को वहां पे बहुत ज्यादा सक करके पीछे फेंकती हैं, जो कि हमारा वहां पे जो उसका लार्ज मोमेंटम रहता है, एयर मॉलिक्यूल्स का स्पीड और मास को मिलाया जाए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लार्ज मास में वहां मोमेंटम क्रिएट होता है और पीछे मोमेंटम जाता है, जिसकी वजह से हमारा एरोप्लेन आगे की तरफ निकलता है। तो जो आगे की तरफ मोमेंटम उसका मास और मोमेंटम स्पीड होती है एरोप्लेन की, तो जो लार्ज मास एंड स्पीड होती है एरोप्लेन की, वो पीछे निकलने वाले एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाई स्पीड में निकलने वाले मॉलिक्यूल के बराबर होती है। मतलब जो हाई स्पीड में एयर मॉलिक्यूल्स उस विंड टरबाइन से निकल रही हैं पीछे की तरफ, उनका जो मोमेंटम है वो एरोप्लेन के मास इनटू वेलोसिटी, जो एरोप्लेन की वेलोसिटी है उसकी मोमेंटम एरोप्लेन की मोमेंटम के बराबर होती है। मोमेंटम किसकी, जो एयर मॉलिक्यूल्स पीछे से विंड टरबाइन से थ्रू निकल रहे होते हैं। वही सेम कंडीशन रॉकेट में होती है। रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में जब हमारा रॉकेट ऊपर जाता है तो ऊपर जाते वक्त हमारा क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम में हमारे गैसेस जो होते हैं, जो फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल बर्न करते हैं और नीचे की तरफ उनका मोमेंटम लगता है। तो जो नीचे की तरफ मोमेंटम उनका लगता है तब हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, राइट। क्यों, क्योंकि वहां पे रिएक्शन फोर्स लगता है और जो मोमेंटम रहता है रॉकेट की स्पीड इनटू मास ऑफ द रॉकेट, जो मोमेंटम निकल के आता है वही मोमेंटम इक्वल होता है हमारे किसके मोमेंटम के, जो गैसेस निकल रहे होते हैं हाई स्पीड में, जितने वॉल्यूम में उनका मास और उनकी स्पीड मिलाया जाए तो वो सेम होती है रॉकेट मोमेंटम के बराबर। इस वजह से हमारा रॉकेट लिफ्ट ऑफ होने लगता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इक्वेशन, यही होता है। तो ये हमारे जो एग्जांपल्स हुए कंजर्वेशन मोमेंटम का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे ढेर सारा न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।